आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना का खौफ बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन जमीनी सतह पर इसके रोकथाम के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो अब नाकाफी मालूम हो रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी है। गरीब अमीर सभी के सामने जान बचाने के लाले लगे हुए हैं। अमवात का आंकड़ा दिन ब दिन खौफनाक होता जा रहा है। खास बात यह है कि कोरोना की वबा अब देही इलाकों और गांव-गांव तक पहुंच रही है। ऐसे में खतरा मजीद बढ़ता जा रहा है और सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कोरोना का यह तूफान कैसे थमेगा। और सवाल यह भी उठता है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए आखिर अब क्या कुछ करने की जरूरत है। अब यहां से कितना मोहतात रहने की जरूरत है, कितनी एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि जो माहिरीन और एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि कोरोना अब एक तरह से अपने शबाब पर है और कोरोना का जो खतरा है वो पहले से ज्यादा अब बढ़ गया है। तो जब खतरा ज्यादा बढ़ गया तो ऐसे में अब और क्या कुछ एहतियात किया जाए, इसी पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर कोरोना का तूफान कैसे थमेगा, कैसे इस कोरोना पर काबू पाया जाए, कैसे इस कोरोना को हराया जाए। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ उचित शर्मा जी हैं जो कि समाजी कारकुन हैं। उचित शर्मा जी, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। इनके अलावा एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर MS कंवर जी हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं और कंवर साहब अक्सर हमारे साथ डिबेट में जुड़ते हैं कोरोना के इस इशू पर। कंवर साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है। मैं डॉक्टर MS कंवर आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा। सर, हालात तो दिन ब दिन कंवर साहब बिगड़ते जा रहे हैं। रोजाना जो आंकड़ा आ रहा है वो एक तरह से डरावना है और रोजाना एक तरह से मान के चला जाए तो यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। सर, मेरा सीधा सीधा सवाल यह है कि आखिर इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है, या रोजाना आखिर ये डर और खौफ या जो आंकड़ा है ये आखिर बढ़ क्यों रहा है, इसमें गिरावट क्यों नहीं आ रही? सर देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो वायरस इस वक्त हम डील कर रहे हैं और जो ये म्यूटेशन इस वक्त छाई हुई है हिंदुस्तान पे और हमारे दिल्ली एरिया में भी, वो डबल म्यूटेंट है। और जो इंडिया में नए वेरिएंट्स थे, म्यूटेंट्स थे, वो है। और पहले सोचा जाता था कि ये उतने ज्यादा सवियर नहीं डिजीज करेंगे, ट्रांसमिशन तो ज्यादा होगी लेकिन उतनी सिवियरिटी नहीं लाएंगे। लेकिन वो शुरू का अंदेशा जो था, जो ख्याल थे लोगों के, वो गलत थे। और वो लोग सोचते थे कि जैसे यूके में हुआ कि मोर्टेलिटी नहीं बढ़ी, नंबर बढ़े, मोर्टेलिटी नहीं बढ़ी, और फिर उसी तरीके से कर्व एकदम से नीचे आ गई। तो ऐसा ही होने वाला है यहाँ पे। ऐसा हुआ नहीं अभी तक, क्योंकि अभी ना तो कर्व मुड़ी है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे सिवियरिटी बहुत है। लास्ट टाइम से इस बार सिवियरिटी ज्यादा है। हम बिल्कुल भी ये सोच के नहीं चल रहे कि हम इस बार डिजीज को हल्के से लें किसी भी सूरत में। जिस तरीके से लोग बेड्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ICUs के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, और आज कई हफ्ते हो गए और ये चीज बढ़ती चली जा रही है। घरों में ऑक्सीजन लगाए बैठे हुए हैं, लोगों ने कंसंट्रेटर्स खरीद के रखे हुए हैं, अपने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीद के रखे हुए हैं। इससे अंदाजा लगा सकता है वो कितने हताश हो चुके हैं, कितने नर्वस हैं और कितने डरे हुए हैं। और ये म्यूटेंट जो है, ये इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, इसको एंटिसिपेट करना चाहिए था। वो एंटिसिपेशन तो ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, ना स्टेट गवर्नमेंट ने किया। वो तो सोचते थे कि कोरोना पे काबू पा लिया है, दोबारा नहीं आएगा। कि जो वेव को बिल्कुल भी एंटिसिपेटेड नहीं थी और उसके हिसाब से तैयारियां भी नहीं थी। अब ये देखिए कि पेशेंट्स के अटेंडेंट्स इतने फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में जाकर के दंगा फसाद कर रहे हैं, दंगा फसाद फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं कि उनका पेशेंट को एडमिट नहीं किया जा। अरे बेड ही नहीं, सारे खचाखच बेड भरे हैं। अब कॉरिडोर्स में नहीं रख सकते। जिस हॉस्पिटल्स में कॉरिडोर्स में पेशेंट को, और खासकर कोविड के पेशेंट को कोविड कॉरिडोर में नहीं रख सकते, तो वो प्रोविजन है ही नहीं। ना ही कर सकते हैं तो फिर जब बेड नहीं है तो पेशेंट इमरजेंसी के बाहर अगर मर रहा है या मरने वाली हालत में लाया गया है तो वहां पे तोड़फोड़ हो रही है। आज अपोलो हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हुई है। आई मीन दिस इज शेमफुल, बट देन इफ ये फ्रस्ट्रेशन है सरकारी कमियों की का जो
खामियाजा है वो उठाना पड़ रहा है मेडिकल स्टाफ को, और झड़प हो रही है पीपीई में जो बेचारे हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। दिस इज टेरिबल। ये सब फ्रस्ट्रेशन की निशानियां हैं, लेकिन हमारी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बड़े नाजुक हालात हैं, बहुत डरावने हालात हैं। लेकिन जो चीज यहां पर डॉक्टर कंवर ने कही, मैं न्यूज 18 उर्दू बार बार यही अपील कर रहा हूं और मैं फिर अपने नाजरीन से यही चीज कहना चाहूंगा जहां तक हमारी आवाज जा रही है कि हेल्थ वर्कर्स या डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स या जो लोग आज हॉस्पिटल्स में इलाज कर रहे हैं, उनके पिछले 1 साल से वो लोग परेशानी लगातार झेल रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह से कोरोना पर काबू पाया जाए, कोरोना को शिकस्त दी जाए। और बार बार हम यही अपील कर रहे हैं कि डॉक्टरों के साथ बराए मेहरबानी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ किसी तरह की बदसलूकी मत कीजिए, उनके साथ आप अच्छे से पेश आइए, क्योंकि वो अपनी जान हथेली पर रख के आपकी जान बचाने के लिए फिक्र कर रहे हैं, आपकी जान बचाने के लिए, आपके मरीज को अच्छा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्हें सैल्यूट कीजिए, उन्हें आप परेशान मत कीजिए। और जो बातें डॉक्टर कंवर ने बताई कि कमियां इंतजामिया की हैं, कमियां सरकार की एक तरह से हैं, वरना इस तरह के हालात नहीं बनते। तो ऐसे हालात में प्लीज 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 आप डॉक्टर या हेल्थ वर्करों को बिल्कुल परेशान मत कीजिए, उन्हें अपना काम करने दीजिए। मेरे साथ एक और खास मेहमान शाहनवाज शेख साहब हैं, जो कि सामाजिक कारकुन हैं और इसके अलावा ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जाते हैं। शाहनवाज शेख साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। फोन लाइन पर मेरे साथ शाहनवाज साहब जुड़े हुए हैं। शाहनवाज जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है और मैं आपका शुक्रिया जी। शाहनवाज जी, इस मुश्किल घड़ी में जिस तरह से आपको ऑक्सीजन मैन कहा जाता है और कहा यह जा रहा है कि आप मतलब आपकी प्रायोरिटी रहती है, आपकी कोशिश रहती है कि किस तरह से लोगों की जान बचाई जाए। और आज जब हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसे में आपकी तरफ से कोशिश होती है कि जहां से कोई खबर आए, कोई इत्तला मिले, आप वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शाहनवाज साहब जी, देखिए अगर ये काम मैं 6 साल से ही कर रहा हूँ, भी मुझे मतलब हमने अगर देखा होगा कि लास्ट ईयर भी ऑक्सीजन की बहुत कमी पड़ी थी, जबकि हमारे देश में केस इतने नहीं थे। अगर हम पिछले साल से अगर इस बार को कंपेयर करेंगे तो जो कोरोना का ग्राफ है वो काफी बढ़ चुका है अभी, और हमारे पास ऑक्सीजन की बहुत कमी। मैं आपको सच बताता हूँ, लेकिन मानिए आप, मैं एकदम थक चुका हूँ, क्योंकि मैं जो काम की शुरुआत करती मैंने, आज मैं इतना थक चुका हूँ कि हमें टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। अब यकीन मानिए कि मेरी कोशिश रहती है कि हर उस पेशेंट तक मैं ऑक्सीजन पहुंचाऊं जिसे जरूरत है। हमने हमेशा यही सोचा कि हॉस्पिटल पे प्रेशर न बने ज्यादा, ना जो हमारे वर्कर्स हैं, जैसे कि हम हेल्थ केयर वर्कर्स बोलते हैं, उन पे प्रेशर ना बने। इसलिए हमने एक मुहिम चलाई कि जो किसी को भी अगर ऑक्सीजन की जरूरत होगी, जैसे कि अगर कोई घर पे ही ठीक हो सकता है, हम उससे घर पे ही ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे ताकि हॉस्पिटल से प्रेशर ना बने। लेकिन आज आप यकीन मानिए कि हम, ऐसा लग रहा है मुझे कि हम हारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो हिसाब से सिचुएशन चल रही है बहुत खतरनाक है। आप यकीन मानिए कि लोग 4-4, 6-6 घंटे भटक रहे हैं बेड के लिए कि कहीं उन्हें बेड मिल जाए। लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है टाइम पे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोग मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से कई जाने चली गई। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये सबसे बड़ा फेलियर है हमारा। हमारी जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल सरकार हो, मैं दोनों को कहूंगा कि हमारा बहुत बड़ा फेलियर है। अगर पिछली बार जब हमारा जो फर्स्ट वेव में, इसके बाद में जो कोरोना का ग्राफ डाउन हुआ था और सेकेंड वेव आने तक जो टाइम पीरियड था हमारे पास, हमारी सरकारें चाहती तो उस वक्त काम कर सकती थी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। चाहती तो बेड्स बढ़ा सकती थी, वेंटिलेटर्स हम बढ़ा सकते थे, ऑक्सीजन लिक्विड का प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते थे, लेकिन ये सब चीजें कुछ नहीं हुई। जबकि मैं आपको बताऊं कि मुंबई में ऐसे कई जंबो सेंटर्स बनाए गए थे पिछले साल कोरोना को बढ़ते देखते हुए, लेकिन जैसे ही ग्राफ डाउन हुआ पिछले साल, वैसे कई ऐसे ऑक्सीजन मतलब कोविड सेंटर थे जिसको डिमोलिश कर दिया गया और आज बनाए जा रहे 1,500-2,000 बेड, जबकि कई लोगों की जान चली गई है आज। तो सोचिए हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। हम इंतजार कर रहे थे लोगों का मरने का कि कोरोना का ग्राफ बढ़ेगा। बिल्कुल शाहनवाज शेख साहब, आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही कि पिछले 1.25 साल और 1.5 साल से हम कोरोना से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारों ने या हम लोगों ने इस कोरोना से कुछ सीखा नहीं।
हमने कोई तैयारी नहीं की और जब ग्राफ गिरने लगा तो बिल्कुल एक तरह से हम इत्मीनान में आ गए, एक तरह से हम सुकून में आ गए कि अब कोरोना एक तरह से जा रहा है, अब कोई खतरा या डर नहीं रह गया है। और शायद यही बड़ी वजह है कि आज जो हम कोरोना से हार रहे हैं, आज जो हम कोरोना से जूझ रहे हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान अंकुश जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि फाउंडर मेंबर हैं वी केयर के। अंकुश जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं उचित शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। उचित शर्मा जी, हालात बहुत खराब हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ऐसे में जब सरकार की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से बहुत अच्छे इंतजामात ना किए जाते हों, तो आप जैसे लोगों की तरफ लोगों की नजरें रहती हैं, जो सोशल वर्कर होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, सामाजिक कारकुन होते हैं, उन पर लोगों की नजरें टिकी होती हैं। उचित शर्मा जी। जी देखिए, अभी जो हालात है वो उस पर हमारी जितने भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो कोलैप्स नहीं हुई है, वो एक्सपोज हुई है। ये थोड़ा सा मामूली फर्क को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो व्यवस्थाएं ऐसी ही थी, ये अब एक्सपोज हो गई है। हमने कभी बिल्कुल प्रयास नहीं किए इनको संभालने का, समझने का। हमने ना हम समझे हैं और ना हमने संभाला है। हमने उसको लास्ट ईयर के पिछले साल के जो अनुभव से हमने कुछ सीखा भी नहीं। मैं जो ऑक्सीजन मैन जो बोल रहे थे वो बहुत सही बात कर रहे थे कि हमने जो पिछले साल जो मेहनत की थी, जिससे कुछ सबक सीखना चाहिए था, जो हमको इतना टाइम फ्रेम मिला, इतना वक्त मिला, जिससे हमको अपनी पूरी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए थी, उसकी बजाय हम बुनियादी चीजों की बजाय हम चुनाव को तवज्जो दे रहे हैं। अनेक ऐसी चीजों को प्राथमिकताएं दे रहे थे जो आम जनमानस से जुड़ी हुई नहीं भी है। तो ये सरकार की, मैं इसको बोलूंगा कि केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की ये फेलियर है। वो अपनी प्राथमिकताओं को समझने के में फेल रही है। प्राथमिक उपचार केंद्र जो बने हुए हैं वहां पे इतना अधिक भ्रष्टाचार है कि जो इतना पैसा वहां फ्लो होता है, बावजूद उसके वहां की व्यवस्थाएं नहीं सुधर पा रही है। तो ये पूरी की पूरी सरकार फेलियर है। अन्य राष्ट्र में भी इस तरीके के कोरोना कोविड पॉजिटिव आए, लेकिन वहां स्थिति संभाल ली गई। ब्रिटेन ने बहुत अच्छी स्थिति संभाली हुई है, इजराइल ने बहुत अच्छी स्थिति संभाली हुई है। क्या हिंदुस्तान क्यों फेल हो रहा है? इसके पीछे की पूरे के पूरे शोध और सोच करना चाहिए। हमारे जो हुक्मरान हैं उनको सोचना चाहिए, बजाय राजनीति करने के, बजाय मुख्तलिफ बयानबाजी करने के, ये एक साथ खड़े होने, लड़ने के लिए आना चाहिए। कोरोना से लड़ाई होना जरूरी है, कोरोना से फाइट करें। जो चीजें हैं जो निकल के अभी आ रही हैं धीरे धीरे, कि वाकई डॉक्टर साहब भी बहुत सही बोल रहे थे कि ये पीक है, इसके बाद उम्मीद की जा सकती है ग्राफ, लेकिन ये नैसर्गिक रूप से हमारे प्रयास उतने अच्छे नहीं रहे कि हम इसको कोरोना को हरा दें। वो नैसर्गिक रूप से अगर वो हारता है या चला जाता है तो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन ये पूरी की पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की फेलियर है जो हमने तैयारी नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अगर पहले से तैयारी होती तो आज इस तरह के हालात देखने को नहीं मिलते। अंकुश जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर मेंबर हैं वी केयर के। अंकुश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुश्किल हालात हैं, लोगों की नजरें जो जिन्हें हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं या जिन्हें ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, ऐसे में वो लोग जो आप जैसी तंजीम है, जैसे वी केयर या इस तरह की जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा होता है। कितना लोड, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हालात हैं, खासतौर से अगर अर्बन एरियाज की बात की जाए, शहरों की बात की जाए, तो वहां पर हॉस्पिटल्स पे बहुत ज्यादा लोड है। ऐसे में अगर आपकी तंजीम के बारे में, वी केयर के बारे में हम बात करें, तो किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं आज के इस मुश्किल दौर में? एक्चुअली हम आज से ही नहीं, पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं इसको लेकर। जी, कोरोना में हमारे पास हम जो पेशेंट्स हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट जिनको जरूरत है। और हमारे पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी है जो हम पेशेंट्स के घर पे पहुंचाते हैं। उनके घर जब उनका यूज हो जाता है हम दूसरे पेशेंट के पास पहुंचाते हैं। वो हमने काफी सारे रखे हुए हैं जितना हमसे हो सकता है। और हर जो कोरोना पेशेंट घर पे अपने क्वारंटाइन है उसके लिए हम उसके घर पे मेडिसिन, फूड, वो उनके घर पे हम पहुंचाते हैं। हमारे पास ना एक्चुअली डेटाबेस काफी है कोरोना पेशेंट्स का, जो डेली बेस पे आ रहा है हमारे पास। तो हम उस बेस पे उनके एड्रेस पे उनको टैप करते, जो घर पे हैं, जो हॉस्पिटल में उनके साथ तो हम कर नहीं सकते, जो घर पे हैं उनके घर पे हम ये सब चीजें प्रोवाइड करते हैं जो उनको जरूरत है। जी बिल्कुल। मैं डॉक्टर एमएस कंवर जी आपके पास आना चाहूंगा कि आज यही लोग, जिसमें अंकुश जी का वी केयर फाउंडेशन की बात करें, उचित शर्मा जी हैं, शाहनवाज शेख जी हैं, इस तरह के लोग एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। एक तरफ खतरा जरूर है, लेकिन लोगों को एक इत्मीनान है कि अभी भी इस तरह के लोग हैं जो मदद करने के लिए पेश हैं। मैं डॉक्टर कंवर साहब आपके पास आना चाहूंगा। कंवर साहब, अब सारे लोग यही सोच रहे हैं कि पिछले तकरीबन 1.5 साल से
कोरोना की मुश्किलात से लोग जूझ रहे हैं और माना यह जा रहा था कि कोरोना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर से अब कोरोना जो है सारे रिकॉर्ड दिन ब दिन कोरोना से टूट रहे हैं। अब लोगों के जहन में यही सवाल उठ रहा है कि कोरोना को हराया कैसे जाएगा। अब जिस तरह से कोरोना के हालात बनते जा रहे हैं, हर कोई परेशान है और सबके जहन में यही सवाल है कि यह तूफान कैसे थमेगा। दो चीजें हैं। जो भी कभी बहुत बड़ा पेंडेमिक होता है तो अपने आप ही वो डाई डाउन भी करता है। दो रास्ते हो सकते हैं, या तो ये कि किसी ऐसी म्यूटेशन में कोरोना खुद ही फंस जाए जो कि एक वीक म्यूटेशन हो, जो ज्यादा ट्रांसमिट ना कर सके। अगर ट्रांसमिट करती भी है तो आगे उस ज्यादा विरुलेंट ना हो और अपने आप ही बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ये एक तरीका है वायरस का खत्म हो जाने का। दूसरी पॉसिबिलिटी एक उल्टी भी है कि जैसे अब हुआ कि डबल म्यूटेंट या ट्रिपल म्यूटेंट अगर बनने शुरू हो गए जो कि ज्यादा ट्रांसमिसिबल भी है और ज्यादा विरुलेंट भी है, और आगे क्या होगा ये हमें पता नहीं। सो अगर एक म्यूटेशन को धीरे धीरे थोड़ी इम्यूनिटी हो गई और डाई डाउन हो भी गई तो ये भी पॉसिबल है कि एक और वेव आ जाए बाद में। ये दुनिया में खतरा हर जगह ही है। ये नहीं कि हिंदुस्तान में ही ऐसा होगा। यूके में अब वेव खत्म हो चुकी है, दोबारा भी आ सकती है। अमेरिका में कुछ जगह में से दोबारा भी उठ रही है। सो ये चीजें म्यूटेशन के हिसाब से बदलती चली जाएंगी, लेकिन हमारी उम्मीद यही होनी चाहिए, होप यही होनी चाहिए कि दो डायरेक्शन जो वायरस ले सकता है उनमें अगर वीक होकर के अपने आप ही डाइज डाउन, दैट इज द बेस्ट वे। अगर हम सोचें कि हम कोरोना से लड़ाई करके उसके साथ उसको हम खत्म कर पाएंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि अब स्टेज ऐसी है कि लॉकडाउन जो किया है ये तो बड़ा लेट किया है। जब पता है कि इतनी हालत खराब हो रही है, आप एंटिसिपेट क्यों नहीं करते? ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कर क्या रही थी? ये कोई इलेक्शनों में लगा हुआ है, कोई होली डिप्स करा रहा है, तो वहां कांग्रेगेशन तो होगी, वो लोग सोसाइटी में तो जाएंगे। ये सारी चीजें अगर एंटिसिपेट की जाती और पहले सोचा जाता, जैसे पिछले साल किया था, तो हम लॉकडाउन करके डिजीज को थोड़ा स्प्रेड आउट कर देते। तो इस वक्त जो हालत है जिसमें लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं, एक पैनलिस्ट अभी कह रहे थे कि हम प्रोवाइड करते हैं कंसंट्रेटर्स और ऑक्सीजन सप्लाई, लेकिन कितने लोगों को करेंगे? द नंबर्स आर सो ह्यूज कि वो सबको सप्लाई कर ही नहीं सकते, इतनी हमारे पास क्वांटिटीज है ही नहीं। सही। सो ये एक तरीके हैं, लेकिन अगर हम आगे इसको कुछ रोकना चाहें तो हमारे पास सिवाय लॉकडाउन के एक्सटेंड करने के और कोई चारा नहीं है। लॉकडाउन तब तक एक्सटेंड करें जब तक हालात कंट्रोल में ना आए। अभी तो काबू से बिल्कुल बाहर है हालात, जब काबू में आएंगे। डॉक्टर कंवर, एक चीज और जो सोशल मीडिया पर चल रही, क्योंकि आप इससे जुड़े हुए हैं और बल्कि आप लोगों को तो सैल्यूट करना चाहिए कि पिछले 1-1.5 साल से पूरी तरह से इसी के पीछे लगे, बाकायदा आपने तो इस पर काफी रिसर्च भी डॉक्टर कंवर आपने किया है। जो वक्त अभी चल रहा है, क्या इसे कोरोना का पीक माना जाए या अभी और भी इससे बुरे भी हालात होंगे अगर एहतियात नहीं किया जाता? इसी तरह की तमाम चीजें अगर चलती रहती हैं तो अभी इससे बुरे भी हालात हो सकते हैं। हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अब लोगों में कुछ अकल आनी शुरू हुई है, क्योंकि डर पैदा हो गया है। पिछले 2-3 हफ्ते तक तो वो डर भी नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे डर पैदा हो गया है एक दूसरे से, देखो इस वायरस ने अगर ट्रांसमिट होना है एक दूसरे से तो वो फिजिकल कांटेक्ट से ही होना है। अगर फिजिकल कांटेक्ट या कांग्रेगेशंस नहीं होंगी, सोशल गैदरिंग्स नहीं होंगी, तो उसके ट्रांसमिट होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। सो यू स्लो डाउन द पेस ऑफ द डिजीज। सो दैट हम यही चाहते हैं। अगर स्लो डाउन कर लेते हैं, धीरे धीरे इन्फेक्शन फैलता है, धीरे धीरे इम्यूनिटी बढ़ती चली जाती है और हॉस्पिटल्स को भी प्रॉपर तरीके से ट्रीट करने का मौका मिलता है। जो पेशेंट ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, बेड्स के लिए तरस रहे हैं, वो ऐसे हालात ना आए, वो काबू में आ जाए, तो हम इस बीमारी को अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। बिल्कुल, हम भी देखिए, शहनवाज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर एवएस कंवर जी ने वही बात कही जो शुरू से हम लोग करते आ रहे हैं और बार बार डॉक्टर साहब यही हम लोगों को और पब्लिक को समझाने की कोशिश करते हैं
कि सिर्फ एहतियात एहतियात और प्रिकॉशन लीजिए, बस जो चीजें जो कोरोना गाइडलाइन है अगर उस पर अमल कर लेते हैं तो आधी लड़ाई तो कोरोना से हम ऐसे ही जीत जाएंगे। मैं शाहनवाज जी, क्योंकि आगे की लड़ाई जिस तरह से डॉक्टर कंवर बता रहे हैं बहुत मुश्किल हालात होने वाले हैं, आगे की लड़ाई से कैसे लड़ी जाएगी, क्या कुछ और मंसूबा आपके जहन में है? मैं भी इनकी बात से, डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ कि इसमें गलतियां हमारी हैं बहुत बड़ी, जो हमने बहुत लाइटली लिया सेकेंड वेव को। और हम अगर तैयार रहते, जैसे कि हम सरकारी की बातें छोड़ दी, अगर हम आवाम ही अगर तैयार रहती, हम खुद प्रिपेयर रहते कि हमें थोड़े वक्त के लिए एक दूसरे से सोशल फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, WHO की गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना है। अगर हम ये सब चीजें करते प्रॉपर टाइम टू टाइम तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। इसमें मैं कहूंगा कि जितनी गलतियां अगर सरकार की हैं तो उतनी गलतियां हम जनता की भी है। तो जरूरी है कि आगे अगर हमें इसे कंट्रोल करना है तो देखिए अब चीज तो बढ़ गई आगे। अब मैं कहूंगा कि चीज अब हो चुका है, इसका ग्राफ बढ़ चुका है। सेकेंड वेव ने जो कहर मचाना था मचा चुकी, लेकिन बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो अपने आप को कंट्रोल करे, अपने आप पे घर वालों को सेफ रखे, अपने आप को सेफ रखे। जितना हम गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे उतना हम इस जंग को जल्दी जीतेंगे, क्योंकि इस जंग को अब जीतना बहुत जरूरी है। अगर हमने इस तरीके की गाइडलाइंस वगैरह को फॉलो नहीं किया तो आगे हालात बहुत खतरनाक होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उचित शर्मा जी शाहनवाज साहब आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए आप कह रहे थे कि हम लोगों से कई मतलब लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई, लेकिन मैं बता दूं कि हमारी भी एक लिमिट है, हम भी एक लिमिट तक ही काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कितनों तक हम पहुंचेंगे, कितनों को हम ऑक्सीजन टाइम पे पहुंचाएंगे, हमारी भी एक लिमिट है। नहीं बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक तरह से चरमरा गया है और सरकार और इंतजामिया परेशान है, ऐसे में एक ऑर्गेनाइजेशन या एक शख्स से क्या कुछ कितनी उम्मीद की जा सकती है। मैं उचित शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। सर यही सवाल आपसे कि अब आगे की लड़ाई क्या लग रहा है, किस तरह से आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी? जिस तरह के हालात हैं ऐसे में लग रहा है कि हालात तो अभी और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आगे जो और भयावह स्थिति आ सकती है, जिस तरीके से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का डेटा कम हो रहा है, वहीं पे आप देखिए कि राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश के डेटा और केरला के डेटा आने शुरू हो गए और ज्यादा। तो मुझे जो लगता है कि ये जो अर्बन एरिया को हमने देखा पिछले वक्त, अभी रूरल एरिया में जिस तरीके से जा रहा है, जिस तरीके से फैल रहा है, तो मुझे जो लग रहा है व्यक्तिगत तौर पे कि ये थोड़ा और फैलेगा। ये अभी पीक इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि ये इस बार बहुत और भी दुखद पहलू ये है कि ये रूरल एरिया में जा रहा है और रूरल एरिया में हमारे प्राथमिक उपचार केंद्र वगैरह हम उतने सक्षम नहीं है। हमारी जो मेडिकल सुविधाएं है, हॉस्पिटल्स है, स्टाफ है, जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो रूरल एरिया में उतनी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अभी हमको और सतर्क रहने का वक्त है ये अभी। बिल्कुल। अंकुश जी, क्योंकि आप लोग बाकायदा एक फाउंडेशन चलाकर एक ग्रुप आपका वी केयर है और उसके जरिए मदद कर रहे हैं, जब इस तरह के मुश्किल हालात हों और जब ये लग रहा हो कि हालात अभी और बद से बदतर होंगे, हालात और ज्यादा आने वाले दिनों में खराब हो सकते हैं, तो ऐसे में और ज्यादा प्रेशर होगा आने वाले दिनों में आप लोगों पर? सर एक्चुअली ना हम अब हर कोई चीज ना सरकार पे छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल। अब एज अ सोसाइटी हमें अपना अपना बेट तो सबको खुद करना ही पड़ेगा। हम हर चीज के लिए मतलब सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते कि अब गवर्नमेंट हमारे लिए करेगी। अब कोई सोशल डिस्टेंसिंग गवर्नमेंट मेरे को रोकेगी नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग तुम मेरे को अलग अलग एक एक आदमी को नहीं करेगी। हमारी अपनी सोच में आना चाहिए। हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हमें गैदरिंग्स में नहीं जाना है। आज भी शादियां हो रही है, लोग जा रहे हैं। बिल्कुल। मतलब ये हमारी अपनी सोच में हमको इसको इनकलकेट करना है। ये सरकार मेरे दिमाग में आके डालेगी नहीं कि मेरे को खुद सोचना है, मेरे को दूर रहना है, लोग डिस्टेंस पे रहना है, सैनिटाइज करना है, मास्क पहन के बाहर जाना है। तो अभी आगे तो लगता है ऐसा कि सिचुएशन और खराब होगी। अब जितना बिट हमसे हो सकेगा हम हमारी वी केयर तो करेगी। अब मैं चाहता हूं हमारे साथ और भी लोग जुड़े ताकि हम इसको और भी बड़ा बना सकें। जितनी हेल्प हो सके लोगों की हम उतनी हेल्प करें। किस तरह से इस अपने नेटवर्क को, इस वी केयर जो आपका ग्रुप है, इसे किस तरह से आप लोग चलाते हैं? सर वी केयर एक्चुअली देखिए ये हमने स्टार्ट किया था जब लास्ट ईयर कोरोना शुरू हुआ था। जी 2020 में। तो उस टाइम भी स्टार्ट हुआ था तो ऑक्सीजन की कमी उस टाइम भी थी बहुत ज्यादा। जी। हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, एक्चुअली हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर भी है, 2 है हमारे। हमारे पास ऑलरेडी 3-4 कंसंट्रेटर्स थे उस टाइम पे, तो हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट पहले भी देते थे लोगों को जिनको जरूरत होता था। तो इसके बाद हमने 4 के बाद और परचेज हमने किए। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने हमें मतलब हमारे साथ जुड़े लोग उन्होंने भी खरीद के हमें दिए। ये हमारा जितनी अभी भी हमारे पास मेरे को लगता है आई थिंक अराउंड
30 से 40 कॉन्सेंट्रेटर्स है हमारे पास, जो हम डेली बेस पे लोगों को दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, जब बहुत जरूरत खत्म होगी- मुश्किल हालात और इस मुश्किल हालात में आप लोग एक तरह से कहा जाए कि फरिश्ता बनकर आए हैं और लोगों की भी उम्मीदें बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। लेकिन तमाम पैनलिस्ट ने जो बात कही और खासतौर से डॉक्टर कंवर ने जो बात कही है, क्योंकि डॉक्टर कंवर खुद उस तरह के हालात से पिछले 1.25 साल से लगातार लड़ रहे हैं, लोगों की जानों को बचा रहे हैं और बार बार वो यही कह रहे हैं कि जो विनिंग फॉर्मूला शुरू में दिया गया था, जो गाइडलाइन दी गई थी कि आपको मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए और अगर जरूरत ना हो तो बिल्कुल अपने घरों से बाहर मत निकलिए, एहतियात करेंगे, प्रिकॉशन करेंगे। बार बार हम भी यही कह रहे हैं कि अगर एहतियात करेंगे तभी कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। बगैर जरूरत आप गैदरिंग मत कीजिए, घरों से बाहर मत निकलिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंवर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अंकुश जी, उचित शर्मा जी, शाहनवाज शेख जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।